नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 5 हल करेंगे। इसमें टॉप 70, आप लोग ध्यान रखना, टॉप 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 नहीं हल किए हैं इस पेपर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे जाकर जरूर हल करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका यूनिट 5 भारतीय संविधान तथा नीति निर्देशक तत्व, अर्थात इसमें से जो प्रश्न रहेगा सोशल और संविधान से रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा, तो मैक्सिमम प्रश्न यहीं से रहेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है अनौपचारिक, ध्यान रखना, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना जाता है? आ हिंग समिति, बा हंसा मेहता समिति, सा शिक्षा आयोग, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सा शिक्षा आयोग। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना जाता है? तो शिक्षा आयोग, इसका पहला सही जवाब है पहले का सा। अगला प्रश्न है शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? आ एक बिंदु प्रवेश, बा द्विबिंदु प्रवेश, सा बहुबिंदु प्रवेश, दा उपयुक्त सभी। तो दो का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा के सार्वभौमी हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? सही जवाब है सा बहुबिंदु प्रवेश। अगला प्रश्न है अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं। आ दोषपूर्ण नीति, बा जनसंख्या विस्फोट, सा अपव्यय एवं अवरोधन, दा उपरोक्त सभी। तो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का दा उपयुक्त सभी। दोषपूर्ण शिक्षा नीति भी है, जनसंख्या विस्फोट भी है। निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य करोगे तो दोषपूर्ण शिक्षा नीति मतलब कई समस्याएं हैं जो नहीं हो पाएंगे। निःशुल्क मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो निःशुल्क कैसे कर सकते हो, तो इस तरह से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या 1989-90 में कितनी लाख थी? आ 151.5 लाख, बा 534.7 लाख, सा 929.4 लाख, दा 12,83,00,000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा 929.4 लाख। अगला प्रश्न है संविधान का नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी बोलते हैं इसको, भाग ये 4 में है, तो ध्यान रखना आप लोग, यहीं पर बता दे रहा हूँ आपको। तो कितने भाग हैं? 22, ऐसे मुख्यतः 22 भाग हैं, लेकिन संशोधन करके आबासा करके 25 हो गए हैं। तो मुख्य रूप से पूछता है वो मूल रूप से संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भाग कितने हैं? मूल संविधान में 22 और अनुसूचियाँ कितना है? 12। तो आप लोग ध्यान रखना, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। आ अपव्यय एवं अवरोधन पर नियंत्रण, बा 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, सा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा संविधान एक नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था?
औपचारिक बा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बा अनौपचारिक, सा उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना यहाँ पर सा जो है आगे हो गया है। तो नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? औपचारिक, बा अनौपचारिक, सा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दा उपयुक्त सभी। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा सा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, यदि हमारे बच्चे को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? यह विचार किसके हैं? आ महात्मा गांधी के, बा जवाहरलाल नेहरू के, सा अरविंद के, दा टैगोर के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बा जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए जब तक 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। किसका कथन है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 45 बा, अनुच्छेद 21 सा, अनुच्छेद 25 दा उपयुक्त सभी। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 45 डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 45 जो है डीपीएसपी में है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जो डीपीएसपी है जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं इस तरह से। सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या है? तो सार्वभौमिक शिक्षा हेतु जो शिक्षक और जो छात्र होते हैं विद्यालय में उनका अनुपात क्या था? 1:50, मतलब एक अध्यापक एक शिक्षक तो 50 स्टूडेंट। सा 1:45, 1:45, बा 1:48, दा 1:40। तो सार्वभौमिक शिक्षा है तो शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का दा, अर्थात एक शिक्षक 40 छात्र होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए? एक शिक्षक के साथ 40 विद्यार्थी होने चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, सार्वभौमिक शिक्षा है तो शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? तो 1:40। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख दिया हूँ थोड़ा से। हालांकि प्राथमिक स्तर पर बिहार के अलावा देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो यूनेस्को द्वारा निर्धारित मानक का पालन करते हैं। जो मानक है यूनेस्को द्वारा निर्धारित किया गया है। यूनेस्को ने शिक्षक छात्र के 1:40 अनुपात को आदर्श माना है, मतलब एक शिक्षक 40 छात्र। वही नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है में विद्यालय शिक्षा के हर एक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। जो यूनेस्को है वो 1:40 बोला है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति इंडिया में बनाई गई है 2020 में, तो इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? 1:30, अर्थात एक शिक्षक 30 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी और घटा देंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई है? महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। SIET, बा DIET जो डाइट बोलते हैं, सा SCIET, दा SCERT। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का, बहुत सरल और कई बार पूछा गया है, बा डाइट। अगला प्रश्न है, खुले स्कूलों अर्थात ओपन स्कूल के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया? अनौपचारिक, बा औपचारिक, सा और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन शिक्षण निलायमों आदि की व्यवस्था किस प्रकार की शिक्षा के प्रसार हेतु की गई? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन शिक्षण निलायमों आदि की व्यवस्था किस प्रकार की शिक्षा हेतु की गई है? औपचारिक, बा निरौपचारिक, सा अनौपचारिक, दा उपयुक्त सभी। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा सा अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए
एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। किस अनुच्छेद में है ये? कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, ये सोशल से जुड़ा हुआ है डीपीएसपी, इसलिए इस तरह की जो भी चीज़ें हैं महिलाओं से, अनुसूचित जनजातियों से, SC ST से, मतलब जो ये तरह से जो भी पिछड़े चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, इससे प्रश्न मैक्सिमम आने की संभावना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। आ अनुच्छेद 335, बा अनुच्छेद 336, सा अनुच्छेद 337, दा अनुच्छेद 338। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा दा अनुच्छेद 338, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338, दा सही इसका जवाब है। राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 336, बा अनुच्छेद 339, सा अनुच्छेद 342, दा अनुच्छेद 345। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा अनुच्छेद 339। अगला प्रश्न है, शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? आ DPEP, बा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सा MLL, दा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा MLL। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है MLL, इसके बारे में देख लीजिएगा। MLL का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम लर्निंग लेवल। अगला प्रश्न है, आप लोग 70 प्रश्न बता रहे हैं इसमें, नहीं 70 आप मत मानिएगा, 70 के बजाय आपको 100 प्रश्न मान के चलिए। कई प्रश्न ऐसे हैं जो नोट लिख दिया हूँ, समझिए वो प्रश्न यहाँ पर है। इसे MLL है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो MLL योजना के उद्देश्य: आ शिक्षण उपलब्धि का प्रारंभिक मूल्यांकन, बा शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनरावर्तन अनुस्थापन, सा यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MLL योजना का उद्देश्य था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो, भाषा, अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो गया है, या किस धारा में उल्लेख मिलता है? आ धारा 29, बा 29(1), बा धारा 31, दा सा धारा 32, दा धारा 33 में। तो सभी अल्पसंख्यक को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो गया है। तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का। आप लोग पता ही होगा 30 में तो एक चीज़ दिया ही गया, धारा कौन सी है? तो 30 में धारा 2 है। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? आ उच्च स्तर पर, बा माध्यमिक स्तर पर, सा प्राथमिक स्तर पर, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सा, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या शिक्षा के स्तर पर पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखने के बारे में लिख दिया हूँ, महत्वपूर्ण है। अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक रूप से शिक्षा के प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक है। ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 1 से 5 से संबंधित है। बच्चे का एक ही कक्षा में, ध्यान रखना, बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना अर्थात फेल हो जाना क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। अपव्यय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कारण हैं। ये 3 कारक हैं। ये भी पूछता है कितने कारक हैं, तो अपव्यय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारण है। जैसे सामाजिक, अगर घर के लोग नहीं अच्छा है सब कुछ, तो उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं या फिर ध्यान नहीं देते। आर्थिक, सिर्फ पैसा नहीं है परिवार में तभी पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। शैक्षिक, अगर माता पिता नहीं पढ़े हुए हैं तभी बच्चे को नहीं भेजेंगे, फेल हो जाएगा या बार बार जाएगा, कुछ दिन बंद कर देगा, तो एक ही कक्षा में रहेगा। तो अपव्यय में ये 3 कारण है और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? आ हंसा मेहता समिति, बा
जनादा रेड्डी समिति दा, सा, हरटोंग समिति दा, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सा, हरटांग समिति। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया। 50 प्रश्न ही रखते हैं, लेकिन लगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए 70 प्रश्न कर दिया गया। बहुत ज़्यादा मेहनत की इसलिए वीडियो थोड़ा लेट भी हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा व्यू आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। अगर व्यू कम आते हैं तो निराशा होती है। आप लोग जो भी कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों के कहने पर ही कर रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं यूनिट वाइज बना रहा हूँ वीडियो और आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। 5वां यूनिट है, 4 यूनिट इसके पहले बना चुका हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे इसलिए किया रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा व्यू आते हैं। तो देखते हैं प्रश्न को। अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने का उपाय। मैंने बताया था कि अपव्यय के 3 कारण है, कौन? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। तो यहाँ पर बोल रहा है आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय। निःशुल्क शिक्षा, भोजन तथा वस्त्र व्यवस्था, बा छात्रवृत्ति की व्यवस्था, सा, आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का। आप खुद बताइए, अव्यय मैंने बताया था कि आर्थिक कारण में क्या हो सकता है? पैसा नहीं होगा, शिक्षा निःशुल्क कर दो, भोजन दे दो, वस्त्र की व्यवस्था कर दो। भाई अगर आर्थिक पैसा उसके पास नहीं तो कपड़ा नहीं हो, कैसे जाएगा? हो सकता है खाना उसको टाइम पे नहीं मिलता है। मिड डे मील चल रहा है। मिड डे मील कब शुरू की गई थी? 1995 में, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। और निःशुल्क कर दो, पैसा नहीं तब भी जा सकता है पढ़ने के लिए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दो उसको। तो दोनों कारण है, ध्यान रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा सा। आर्थिक कारण को दूर करने का क्या है? आ और बा दोनों। छात्रवृत्ति दे दो और निःशुल्क शिक्षा कर दो। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। आ, अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता केंद्रित है। बा, या स्वतः सीखने पर बल देती है। सा, अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा को छात्र तक पहुंचाने का प्रयास करती है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का दा, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया? आ, औपचारिक शिक्षा, बा अंशकालिक शिक्षा, सा निरौपचारिक शिक्षा, दा इनमें से कोई नहीं। तो ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने कैसी शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बा, अंशकालिक शिक्षा। अब लोग ध्यान रखना, ड्रॉप आउट है क्या? वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि पैसा नहीं है तो हो सकता है कुछ लोग बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो वे बच्चे जो आर्थिक, सामाजिक कारण से या अन्य किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं वे ड्रॉप आउट कहलाते हैं। ड्रॉप मतलब छोड़ देना, आउट मतलब बाहर हो जाना। तो नॉर्मल इसे इंग्लिश बोला गया है, छोड़ के बाहर हो जाना। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? आ, रूसो ने, बा जॉन लॉक ने, सा इवान इलिच ने, दा अरस्तु ने। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सा, इवान इलिच ने। स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? आ, इवान इलिच, बा जॉन रॉस, सा मिलर, दा कॉन्ट। तो स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, इवान इलिच। अगला प्रश्न है, राज्य का कर्तव्य है कि श्रमिकों को कार्य निर्वहन योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश को पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, सा अनुच्छेद 42, दा अनुच्छेद उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, अनुच्छेद 43। ध्यान रखना, जो मनरेगा बना हुआ पहले नरेगा था, 2009 में उसे मनरेगा कर दिया, 2006 में वो नरेगा के नाम से बना था। तो जो मनरेगा है वो आर्टिकल 43 के तहत ही बनाया गया है और यही सारा कारण है जो इसमें दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखो, कोई ये भी पूछता है कि मनरेगा किस अनुच्छेद के तहत बना गया है, तो 43 के तहत। इसमें आपको रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, हालांकि अनिवार्य नहीं है, क्यों डीपीएसपी अनिवार्य नहीं सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, बाध्य मजदूरी एवं शोषण किस अनुच्छेद में इसको समाप्त करता है? बाध्य मजदूरी मतलब जो इसको बधुआ मजदूरी कहते हैं, जिसको बधुआ मजदूरी कहते हैं, एवं शोषण किस अनुच्छेद में इसको समाप्त किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा इसके समाप्त किया गया? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो बधुआ मजदूरी कौन सा आर्टिकल के तहत समाप्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा, अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है,
प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य न करे। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ध्यान रखना हो डीपीएसपी में। और डीपीएसपी में बताया किस आर्टिकल से शुरू है? 36 से शुरू होकर 51 तक खत्म हो जाता है डीपीएसपी। ये भी पूछ सकता है जीएस किसी एग्जाम में, यहाँ भी पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51E ए ई सा, अनुच्छेद 50 दा, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व होगा कि महिलाओं की इज्जत करे, मान मर्यादा का। तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A(E). अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? आ 1947, बा 1952, सा 1955, दा 1958। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा 1952 में। आप लोग ध्यान रखना, हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखना, एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? आ 1947, बा 1952, सा 1955, दा 1958। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा 1955। कंफ्यूज नहीं होना, गलती से कभी कभी हो जाता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो सन 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1955 में पारित हुआ। और ध्यान रखना, इसी समय 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए। अनुच्छेद उत्तराधिकारी अधिनियम 1955, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू अडॉप्ट और भरण पोषण अधिनियम 1956। कभी कभी क्या होता है कि कॉपी करते समय या फिर कुछ और करते समय आंसर इधर उधर हो जाते हैं। तो किस समिति ने, अगला प्रश्न है, किस समिति ने सन 1929 में विद्यालय में धार्मिक निर्देशों की शिक्षा देने की बात पर बल दिया? आ कोठारी आयोग, बा संपूर्णानंद शाह हरटोंग दा राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का। आप लोग प्रश्न पर ध्यान रखना, किस समिति ने सन 1929 में विद्यालयों में धार्मिक निर्देश की शिक्षा देने की बात पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका सा, हरटोंग ने। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनकर रखा गया है इस यूनिट से, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 1937 में गांधी ने किस सम्मेलन में शिक्षा में मानवीय मूल्यों की शिक्षा को स्वीकार किया था? आ चतुर्थ शिक्षा सम्मेलन में, बा प्रथम भारतीय शिक्षा सम्मेलन, सा तृतीय शिक्षा सम्मेलन, दा द्वितीय शिक्षा सम्मेलन। तो 1937 में गांधी ने किस सम्मेलन में शिक्षा के मानवीय मूल्यों की शिक्षा को स्वीकार किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बा, प्रथम भारतीय शिक्षा सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, किस सन में एनसीईआरटी ने मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया? आ 1970, बा 1966, सा 1971, दा 1974। तो इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। किस सन में एनसीईआरटी ने मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया? तो आ 1970, बा 1966, सा 1971, दा 1974 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का आ 1970 में। अगला प्रश्न है, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई? आ एनसीटीई, बा एनसीईआरटी, सा एनसीईआरटी, दा एनटीईआर। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बा, एनसीईआरटी अर्थात एनसीईआरटी द्वारा। अगला प्रश्न है, यह किस विद्वान का कहना है घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है? आ हर्बर्ट, बा रेमांड, सा गांधी, दा कांट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा, रेमांड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? आ रक्त शुद्धता, बा समानता, सा धर्म सापेक्षता, दा नीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा, समानता। भारतीय संविधान कहता है सभी लोग समान हैं। रक्त शुद्धता ये सब नहीं हो पाएगा, धर्म सापेक्षता ये भी नहीं होगा, नीतियाँ भी नहीं होंगी। लेकिन जो भारतीय संविधान है इसमें कौन सा मूल्य निहित है? सभी को समान वैल्यू, जो भी चीज़ें हैं सबके लिए बराबर है। अगला प्रश्न है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? आ कोठारी आयोग, बा कीमत, सा
राधा कृष्णन आयोग दा वर्धा योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर शॉप पुस्तक किसने लिखी? आ हैंडसन, पा एबी, सा एल्विन टॉफलर, द रेमंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सा, एल्विन टॉफलर, द फ्यूचर शॉप। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से है? आ ज्ञानात्मक, बा भावात्मक, सा मनोज्ञातात्मक, द कौशलात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बा, भावात्मक। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रवाद कैसा मूल्य माना जाता है? आ व्यवसायिक, बा आध्यात्मिक, सा सामाजिक, दा शैक्षिक। तो लोकतंत्रवाद कैसा मूल्य माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सामाजिक। अगला प्रश्न है, सहकारी भंडार के संचालन से मुख्य रूप से क्या विकसित किए जाते हैं? आ आर्थिक मूल्य, बा धार्मिक मूल्य, सा लोकतांत्रिक मूल्य, दा सांस्कृतिक मूल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का आ, आर्थिक मूल्य। अगला प्रश्न है, विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास किस प्रकार का मूल्य है? आ आर्थिक, बा सदाचार, सा कर्तव्य, दा शैक्षिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा शैक्षिक। विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास किस प्रकार का मूल्य है? दा शैक्षिक। अगला प्रश्न है, मूल्यों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? आ समाज, बा धर्म, सा संस्कृति, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, मूल्यों के निर्धारक कौन कौन से तत्व हैं? समाज भी करता है, मूल बनाता है, मम्मी पापा का पैर छूना चाहिए या बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बा धर्म भी बोलता है कि अपनों के मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, ये भी तो अर्थात उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? आ सामाजिक न्याय, बा आर्थिक न्याय, सा राजनीतिक न्याय, दा भावात्मक न्याय। तो ध्यान रखना, हमारे संविधान जो है उसमें जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया है, लेकिन जो उसका भावात्मक न्याय है ये नहीं दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दा। न्याय भी कितने प्रकार के पूछ सकता है? तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय संविधान में हमारे। जवोड ने अपनी परिभाषा में मूल्य को किस रूप में प्रयुक्त किया है? आ भावात्मक, बा ज्ञानात्मक, सा मनोगत्यात्मक, दा कौशलात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ, भावात्मक। ध्यान रखना, 43 का सही जवाब है आ, भावात्मक। अगला प्रश्न है, संविधान में, देखिए आ भी गया, संविधान में न्याय को कितने भागों में बांटा गया है? आ 4, बा 3, सा 2, दा 5। इसका सही जवाब हो जाएगा बा 3। मैंने बताया था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्म शब्द संस्कृत के ध्री शब्द, धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, पालन करना, सामनन करना, दा सोचना। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आ, धारण करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी संसद द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? विद्यार्थी संसद द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? आ सामाजिक, बा सांस्कृतिक, सा प्रजातांत्रिक, दा आर्थिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सा, प्रजातांत्रिक। 46 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? आज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बा शोषण के खिलाफ अधिकार, सा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 19 है इसमें बोलने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत जो हमारा प्रेस है अर्थात मीडिया है वो उसको स्वतंत्रता मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? जो मूल अधिकार हैं भाग 3 में कहाँ से लिए गए हैं? और मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। रूसी संविधान, अमेरिका संविधान, सा ब्रिटिश संविधान, दा 1935 के अधिनियम से। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अमेरिका से हम लोग मूल अधिकार लिए हैं। और जो
अनुच्छेद 51 का है, मूल कर्तव्य है, वो कहाँ से लिया गया है? रूस से। और जो डीपीएसपी है कहाँ से लिया गया है? ये जो डीपीएसपी है कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से। इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में मैंने लिख दिया है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 का है। जो समानता का अधिकार है मूल अधिकार में, कितने अनुच्छेद से है? 14 से 18। कितने अनुच्छेद हो गए? 5। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, तो यहाँ भी 3 प्रश्न बन गया। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? मैंने इसीलिए कहा 70 प्रश्न बजाय आप 80 प्रश्न मान के चलो। ध्यान रखना, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? आ 15 अगस्त 2009, बा 26 जनवरी 2010, सा 1 अप्रैल 2009, दा 1 अप्रैल 2010। तो जो शिक्षा का अधिकार है आरटीई अधिनियम, वो बंद तो 2009 में ही गया था, लेकिन लागू कब हुआ? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा दा 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, इसे नोट कुछ आप देख लीजिएगा पीडीएफ प्राप्त करके, चाहे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। आप लोग बार बार बोलते हैं कि भेज दीजिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कितना भेजिए? हमारे पास नेट जो होता है एक लिमिट होता है, इसे मैं 10-11 बजे के बाद ही भेजता हूँ। आप लोग सारा दिन मांगते रहते हैं, तो अपनी मेरी प्रॉब्लम समझिए। आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, व्यक्तिगत रूप से मत मांगिए। सभी लोग कितना भेजेंगे? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। अगला प्रश्न है, जो 66वें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अर्थात 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया? आ अनुच्छेद 21A बा 39A सा 20A ता 56C। तो जो 66वां संविधान संशोधन था, इसने किस अनुच्छेद को शामिल किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ अनुच्छेद 21A। यही पर 6 से 14 वर्ष के सभी को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा को संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। इसने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया और एक नया खंड अनुच्छेद 21A जोड़ा। यह 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। प्रश्न है, PENI की फुल फॉर्म क्या है? आ प्रमोशन ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटरेक्शन, बा प्रमोशन ऑफ इमोशन एंड नेशनल इंटरेक्ट, सा प्रमोशन ऑफ इमोशन एंड नेशन इंटरेक्शन, द प्रमोटेड ऑफ इमोशन एंड नेशनल इंटरेक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ प्रमोशन ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटरेक्शन। अगला प्रश्न है, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, दा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का दा। ध्यान रखना, एक लड़के की शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा उसकी है, लेकिन लड़की की शिक्षा एक पूरे परिवार की शिक्षा होती है। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 52 का सही जवाब हो जाएगा दा। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 70 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष शिक्षित नहीं हो सकता। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? आ जवाहरलाल नेहरू, बा सेडलर आयोग, सा राधाकृष्णन आयोग, दा मुदालियर आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सा राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा कोलकाता में महिला विश्वविद्यालय खोला गया। आ 1820, बा 1825, सा 1826, दा 1829। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सही जवाब है आ 1820 में। बार इस प्रश्न को देख लेना, थोड़ा सा संदेह था मुझे। अगला प्रश्न है, NEFA की फुल फॉर्म क्या है? आ नेशनल एजुकेशन फंड एजेंसी, बा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, सा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एकेडमी, दा इनमें से कोई नहीं। 55 का सही जवाब हो जाएगा आ नेशनल एजुकेशन फंड एजेंसी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, डेबर कमीशन के द्वारा किस जनजात के लिए प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का। डेबर कमीशन के द्वारा किसको जनजात पर प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया? 56 का सही जवाब आ अनुसूचित
जाति पर। तो आप लोग इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिएगा। डेबर कमीशन के द्वारा किस जनजाति के लिए प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का। 56 का सही जवाब हो जाएगा बा, अनुसूचित जनजाति। ध्यान रखना, अनुसूचित जात नहीं है बल्कि अनुसूचित जनजाति, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डेबर कमीशन किस जनजाति के लिए प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बा, अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न है, संविधान के 29वें परिच्छेद में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? अर्थात अनुच्छेद 29 में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? आ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बा, संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार, सा, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, दा, संपत्ति का अधिकार। तो फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 29 में किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बा, संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार। ये अल्पसंख्यक के लिए है, ध्यान रखना। 29-30 अल्पसंख्यकों के जुड़ा हुआ है, जल्दी के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है? आ, अनुच्छेद 28 बा, अनुच्छेद 62 सा, अनुच्छेद 15 दा, अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सा, अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार किया? आ, सैडलर आयोग, बा, राधाकृष्णन आयोग, सा, मुदालियर आयोग, दा, कोठारी आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का दा, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, आश्रम विद्यालयों की व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? आ, दूर दराज में रहने वाले लड़कों के लिए, बा, दूर दराज में रहने वाली लड़कियों के लिए, सा, दूर दराज में रहने वाले जनजातियों के बालकों के लिए, दा, दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए। तो आश्रम विद्यालय की व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा दा, दूर दराज में रहने वाले लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? आ, 5 अप्रैल, बा, 26 नवंबर, सा, 1 मई, दा, 4 मई। तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आ, अनुच्छेद 42, बा, अनुच्छेद 43, सा, अनुच्छेद 51, ए, दा, अनुच्छेद 44। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा, अनुच्छेद 44 से। अगला प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? आ, 77, बा, 75वां, सा, 74वां, दा, 73वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का दा, 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करता है। जो 74 है ये शहरों में है, नगर पालिकाओं का है, ध्यान रखना। तो जो 73वां संशोधन था ये पंचायत से संबंधित है। ये भी पूछता है कि 73वां किससे संबंधित? तो पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राविधिक शिक्षा का संबंध संविधान की किस सूची से है? आ, संघ सूची से, बा, राज्य सूची से, सा, समवर्ती सूची से, दा, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा सा, समवर्ती सूची से। अलग शिक्षा ऐसे भी समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो संविधान, ध्यान रखना आप लोग, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां पहले बताया, 6 मूल अधिकार हैं, 22 भाग हैं, लगभग 25 भी हो गए, आबाद ढेर सारे जोड़ दिए गए हैं, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें 25 भाग हैं। तो सारा पॉइंट याद रखना, 6 मूल अधिकार, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आ, 315 बा, 324 छा, 326 का दा, 350 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का दा, अनुच्छेद 350 का। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? आ, अनुच्छेद 28, बा, अनुच्छेद 29, सा, अनुच्छेद 30, दा, अनुच्छेद 31। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का आ, अनुच्छेद 28। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? तो सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है? आ अनुच्छेद 350 बा, अनुच्छेद 351 सा, अनुच्छेद 352 दा, अनुच्छेद 353। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का बा, अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आ अनुच्छेद 10 बा, अनुच्छेद 12 सा, अनुच्छेद 14 दा, अनुच्छेद 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का दा, अनुच्छेद 16 कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान 16 में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है? आ अनुच्छेद 25 बा, अनुच्छेद 26 सा, अनुच्छेद 27 दा, अनुच्छेद 28। 69 का सही जवाब हो जाएगा 69 का सही जवाब हो जाएगा बा, अनुच्छेद 26 में 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना किसी भी एग्जाम के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? आ नियमों के समान संरक्षण बा, कार्य और सामग्री सुरक्षा सा, संघ निर्माण की स्वतंत्रता दा, भाषण स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दा, मैंने पहले बता दिया कि अनुच्छेद 19 जो है विचार व्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी में जो है प्रेस जो है हम लोग जो मीडिया है उसी के दम पे मतलब उसी के थ्रू अधिकार मिलता है कि कुछ भी बोले। हालांकि जो मीडिया इसमें दबाव में है, बट मीडिया की स्वतंत्रता कुछ भी बोल सकती है, सरकार उस पर दबाव नहीं डाल सकती है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार किसी भी कीमत पर कोई छीन नहीं सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार, मतलब आप किसी से असहमत हो सकते हो, इसका अनुच्छेद 19 में दिया गया है, किसी मतलब सरकार से। तो पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, ये था यूनिट 5। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम होंगे। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जो भी चीज़ें हैं जितना समय बच रहा है उसमें रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत जो भी टाइम बचा हुआ है रिवीजन कीजिए, और हो सके तो PDF प्राप्त के लिए मैं तुरंत डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर देख के जरूर जाइएगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन टेलीग्राम पर दोनों जगह से कहीं से भी आप जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों में बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और आज वीडियो लेट हो गया उसमें माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रश्न सभी हैं तो आप लोग देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज यार दोस्त जो भी हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नहीं व्यू कम आते हैं तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है, लेकिन आप लोग कहने से आप लोग लगाओ इतना ज़्यादा है वीडियो बनाना पड़ता है किसी भी कीमत पे। कल 3 वीडियो बनाए और आज बनाए, तो मैं चाह रहा हूँ टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों को भी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, नंबर अच्छा है, उम्मीद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।